देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान श्रेष्ठ है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने किए पहले दिन गंगा में स्नान। मकर संक्रांति के अवसर पर आज है पहला अमृत स्नान। अमृत काल में अलग अलग 13 अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम की करेंगे शुरुआत। मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी करेंगे जारी। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन और निरीक्षण। बोले, जम्मू कश्मीर में है शांति का माहौल और आज कश्मीर लिख रहा है विकास की नई कहानी। कहा, जम्मू कश्मीर देश का ताज है और मैं चाहता हूं कि ये ताज सुंदर और समृद्ध हो। प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में जेड मोड़ सुरंग के पास आतंकवादी हमले में मारे गए 7 लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निर्वाचन आयोग की वैश्विक स्तर पर प्रशंसा अर्जित करने को कहा बड़ा कदम। निर्वाचन आयोग की सराहना। कहा, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से कभी नहीं किया गया समझौता। डॉक्टर KS चौहान द्वारा लिखित पुस्तक संसद शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के विमोचन पर बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो विश्व कप की हुई शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। बोले, पूरी दुनिया आज खो खो का मना रही है जश्न। यह आयोजन हमारे खेलों के स्वर्णिम इतिहास में होगा दर्ज। 19 जनवरी तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट में 23 देशों के खिलाड़ी दिल्ली में ले रहे हैं हिस्सा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। कल पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुए महाकुंभ के पहले दिन 1,65,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों ने त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किया। हेलीकॉप्टरों से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। अमृत काल में अलग अलग 13 अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में स्नान किया। आज उम्मीद है कि 2 करोड़ से अधिक लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों एवं उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर्स को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। ये मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में सहायता भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए
IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन और निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण है और आज कश्मीर विकास की नई कहानी लिख रहा है। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है, ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला, यानी जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। लोकतंत्र सबसे पहले संसद में प्रतिबिंबित होता है। दिल्ली में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद का प्राथमिक कार्य ये है कि वो क्रियाशील रहे, अधिकतम क्रियाशील रहे। संसद की शक्तियों में से एक है कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पिछले दशक में जिस तरह की उन्नति हुई है वैसी किसी देश में नहीं देखी गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए कार्यप्रणाली ढूंढनी पड़ेगी। What is Parliament required to do? What are its powers? One obvious power of the Parliament is to hold the executive accountable. The executive is held accountable only through parliamentary mechanism. What does that require? It requires that the Parliament functions through dialogue, debate, discussion and deliberation. But if Parliament is dysfunctional, Parliament is ravaged, sacrileged by disruptions, accountability does not take place. I have been signaling to the opposition many a times that the government is in good shape when Parliament is dysfunctional, because no one wants to be held accountable. And I have a firm view that if you keep an institution or an individual above scrutiny or probe, that is the surest way to degeneration. So the primary function of the Parliament is, it must be functional, optimally functional. It must have dialogue and debate. It must hold the government accountable. Second, the Parliament is required to translate aspirations of the people. Those aspirations have to be realized. There has to be policy evolution. Now look at what has happened in the last few years. People have tested
development. People have come to have banking inclusion, toilet in the house, gas connection in the house, a house of their own by virtue of affordable housing, connectivity in the villages, road connectivity, school education, potable water. When these deliveries have taken place, when transparent, accountable mechanism is in place because of digitization, the nation is in aspirational mood. It never saw the development it saw in last 10 years. But now they want more. The urge is aspirational. That aspirational urge has to be satisfied by the parliamentarians engaging in overdrive by evolution of policies. And that can emanate only when the parliament functions. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स से भेंट की। इस भेंट के दौरान उपराष्ट्रपति ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी सभ्यतागत भावना का मूल है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर 5 में से 1 यूनिकॉर्न संस्थापक भारतीय है। India stands for inclusivity. And that is why you would have seen G20 motto, one earth, one family, one future. And that is drawn from our 5,000-year-old civilizational ethos, Vasudhaiva Kutumbakam. And we believe in it. And therefore the impression, global impression about India has to change. Now there is an ecosystem, and the ecosystem is very categorical. A young mind has all the opportunity to exploit his or her potential, exploit talent, realize ambitions. And no wonder we are a nation young. At 28, India's median age tells a story of youth leading the world's largest democracy. When I compare, US is 38 and China is 39. No country has witnessed the kind of phenomenal development we have seen in the last 10 years. This has converted Bharat, India, into aspirational mode. People tested development they never imagined. Look at real estate. Look at our highways. Look at the kind of infrastructures we have brought about. In the face of COVID, Indian Parliament new building was made in less than 30 months, fully equipped. This is the development. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्रों के साथ भी संवाद किया। You come from an institution that has global recognition. I do have in Rajya Sabha some who have been alumnus of Harvard. But we are living in tough times and we find change is taking place. Long before Socrates, Heraclitus said, the only constant in life is the change. He buttressed it by an illustration that the same person cannot be in the same river twice, because neither the person is the same nor the river is the same. The choice to young persons is now very clear. It's a writing on the wall. Lead the change, embrace it, or risk being swept aside by unstoppable force. लोकसभा सचिवालय की स्थापना की 96वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद परिसर में लोकसभा कर्मचारियों संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी ने कार्यप्रणाली का एक नया मानक स्थापित किया है, चाहे वो सदन की कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना हो या बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करना हो या फिर अन्य संसदीय कार्यक्रमों का प्रबंधन करना हो। लोकतंत्र के माध्यम से
लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो और लोकसभा के माध्यम से जिस अपेक्षा आकांक्षा से हमें चुनकर भेजा है उन अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें। हमेशा एक जनसेवक लोक सेवक का यह प्रयास रहता है कि मैं लोकसभा के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए वह सचिवालय भी उसमें सहयोगी है और मैंने लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी अधिकारियों को देखा है। जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब भी मैंने देखा किस तरीके से लोकसभा के कर्मचारी अधिकारी एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि हम लोकसभा सदस्यों को जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी साधन उपलब्ध हैं, जिससे वह लोकसभा का सदस्य लोगों की भावनाओं अभिव्यक्ति को उठा सके, लोकसभा की सदन की गरिमा प्रतिष्ठा को बनाए रख सके, अच्छी परंपरा को कायम कर सके। इसके लिए हमेशा लोकसभा अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग रहा है। विदेश मंत्री के रूप में स्पेन के अपने पहले दौरे पर सोमवार को मैड्रिड पहुंचे एस जयशंकर ने अपने स्पेनी समकक्ष जोस मैनुएल अल्वारेस के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ साझेदारी के लिए प्रयासरत है और भविष्य में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसकी उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत स्पेन के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए तत्पर है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी सेनाओं के बीच सहयोग को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया थोड़ी अस्थिर और अनिश्चित लग सकती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि समान दृष्टिकोण और समान हितों वाले देश और साझेदार अधिक निकटता से काम करें। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत स्पेन के बीच मजबूत संबंध और भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच मजबूत सहयोग अशांत दुनिया में स्थिरता लाने वाला कारक हो सकता है। देश में खुदरा महंगाई को लेकर एक अच्छी खबर है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4 महीने में सबसे कम रही है। पिछले साल यानी 2024 के अंतिम महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर घटकर 5.22% रह गई है। नवंबर में ये 5.48% थी। वहीं दिसंबर 2023 में ये 5.69% रही थी। बजट से पहले खुदरा महंगाई में गिरावट के ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर की बात करें तो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 15.88% बढ़कर लगभग 16.90 लाख करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के आंकड़ों के अनुसार गैर कंपनी कर संग्रह 8.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामिल है। चालू वित्त वर्ष में अब तक यानी 12 जनवरी 2025 तक शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं शुद्ध रूप से प्रतिभूति लेन देन कर STT संग्रह 44,538 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान 3.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड भी जारी किए गए। ये एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 42.49% अधिक है। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हम बता दें, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में ओडिशा सरकार ने केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही ये लागू नहीं है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में ओडिशा सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा समझौते पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुक्त सहसचिव ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी साइन किए। बीमारी बढ़ी है ऐसा नहीं है, बीमारी का इलाज करने का सामर्थ्य बढ़ा है और इस कारण से हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ा है। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से डरते थे, वो लोगों को आज जाने का मौका मिला है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो जो अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को जो प्रारंभ किया, एनीबडी ऑफ एनी एज, ऑफ एनी जेंडर, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऑफ एनी सोशल स्टेटस, उसको 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसका व्यवस्था की गई है इसको हमको, और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में अगर कोई फैमिली है, ओवर एंड अबव, इफ देयर इज एनीबडी अबव द एज ऑफ 70, ही और शी विल बी गेटिंग another 5 lakh for her health coverage, for his health coverage। इसको हमको समझना है। सोमवार को खो-खो के पहले विश्व कप का भारत में अविस्मरणीय समारोह के साथ शानदार शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मशाल जलाकर टूर्नामेंट की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खो-खो विश्व कप के आयोजन को देश के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया खो-खो का जश्न मना रही है और ये आयोजन हमारे खेलों के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे अपने स्वदेशी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। खो-खो से मेरा पुराना नाता है। ये खेल एक कला है, इसमें चपलता, गति और चतुराई की आवश्यकता होती है। मैं टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी देशों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ग्रामीण खेल के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मौका क्या है? फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप। खेल का मनोबल रखने के लिए, खेल की भावना को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें गांव की ओर चलना होगा, गांव की प्रतिभा को ढूंढना होगा और जो खिलाड़ी हैं, किसी भी स्तर के खिलाड़ी हैं, हमें उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए नौकरी भी तलाशनी चाहिए। एक प्रवृत्ति हमारे देश में है, मैं उसको ठीक मानता हूं कि जो भी कोई पदक लेकर आ गया हम सबको निछावर कर देते हैं, पर जिसने प्रयास किया, पदक चाहे न ले पाया, उसके उत्साह का भी ध्यान रखना है, उसका भी पूरा ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत खेल के जगत में भी उतनी बड़ी छलांग लगाएगा जैसी छलांग हाल के वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में लगाई है, ढांचे में लगाई है, विकास में लगाई है। मैं आप सभी को आज के दिन बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन निर्णायक दिन है। भारत ने पहले खो-खो विश्व कप के रोमांचक शुरुआती मुकाबले में सोमवार को नेपाल को 42-37 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने शुरुआती 7 मिनट के खेल में 24-0 की बढ़त बना ली, जबकि नेपाल ने अगले 7 मिनट में 20 अंक जुटाए। मध्यांतर तक भारत के पास 24-20 की बढ़त थी। भारतीय टीम ने मध्यांतर के बाद 14 मिनट के खेल में 18 अंक और बनाए, जबकि नेपाल की टीम 17 अंक ही हासिल कर सकी। इस तरह नेपाल भारत के विरुद्ध ये मैच 5 अंकों से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, संक्रांति और पोंगल के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली के
नारायण विहार में आयोजित लोहड़ी समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस मेल मुलाकात और समारोह से जुड़ा हुआ एक खास वीडियो। देखिए वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। वृषभराज नमस्तुभ्यम्। ओम चत्वारि शृंगा त्रयोश्च पादो द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या। तैलं समर्पयामि अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भोगिष्ठान्ते नम भुक्तिं विधेमा। तैलधारां समर्पयामि भोगिरूप यज्ञेश्वराय तैलधारां समर्पयामि। शोभन संक्रांति संबर विरवचनु पल्ले सीमर भूयकांति సని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది. పచ్చని పైరుల మానేల తల్లి పసిడి పంటలను మాకు సగినది. రైతే రాజై కష్టే ఫల్యం. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।